નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है. पीड़ा यानी दर्द. हम स्वस्थ हैं, हो रहे हैं, ना जाने इसके रुई जैसे कोमल कोमल यानी मुलायम शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना. वह कुचाल हिरण की को दौड़ने को कुचाल कहते हैं. भरता मेरी गोदी में आ गया. मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखों और उसका स्नेह मिलेगा. जब कालिदास के पास घायल हरिण शावक आता है और वह उसको दूध देता है और उसके बाद उससे कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारा दर्द है, अब कम हो रहा है, दूर हो रही है, अब हम पहले से ज़्यादा अच्छे हैं और ठीक हो रहे हैं. फिर वो हरिण शावक से कहता है कि तुम्हारा शरीर तो रुई की तरह बहुत ही ज़्यादा मुलायम है. किसी भी व्यक्ति को इस पर तीर चलाते हुए कैसा मन हुआ, वह किस तरह से तीर चला सकता है. जैसे ही किसी ने हरिण शावक पर तीर चलाया, वह कुचाले भरता हुआ हरण की चाल को, जब वह दौड़ता है उसे कुचाल कहते हैं, वह भरता हुआ कालिदास की गोद में आकर बैठ जाता है. और कालिदास उससे कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें माँ की तरह आंखें दिखाई देगी और उसी की तरह तुम्हें प्रेम भी मिलेगा. मल्लिका कालिदास से कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है. रुष्ट यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, नाराज होना. माँ को अनुमान यानी अंदाजा हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ ही थी, नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती या ना आती. माँ को अपवाद यानी निंदा की बहुत ही चिंता है यानी फिक्र है. जब मल्लिका कालिदास के साथ थी तो वह भीग कर आई थी, इसीलिए मल्लिका की माताजी है वह उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी. उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मल्लिका है वह कालिदास के साथ ही थी, वरना इस तरह से भीग कर नहीं आती. अर्थात उन्हें लोगों के द्वारा जो निंदा थी, अपवाद अर्थात निंदा थी कि लोग उसकी बेटी की निंदा करते, इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी. उसका कारण था कि मल्लिका है वो किसके साथ, कालिदास के साथ थी और साथ साथ भीग कर आई थी. तो जब लोग उन्हें देखेंगे तो स्वाभाविक है उनके बारे में तरह तरह की बातें बताएंगे और बनाएंगे. इसकी फिक्र, इसकी चिंता उनकी माँ को बहुत ही ज़्यादा थी. कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो. अर्थात कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि यह दूध का पात्र है, वह तुम मुझे दे दो और इस हरिण शावक को अपने बाहों में अर्थात अपने हाथों में ले लो. दूध का भांजन यानी पात्र. फिर से एक बार, भांजन यानी पात्र उसके हाथ से ले लेता है. मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है, निकट यानी पास में ले जाती है. कालिदास भांजन को उसके और निकट कर देता है. अर्थात भांजन कालिदास जी ने जो पात्र था जिसके अंदर दूध भरा हुआ था, उस दूध के पात्र को वह उस हरिण शावक अर्थात हिरण के बच्चे के नज़दीक लेकर आता है. किसके मुंह के नज़दीक लेकर आता है ताकि वह दूध को आसानी से पी सके. हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट यानी जिद नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे. वह हरिण शावक से कहता है, जब हरिण शावक उस बर्तन में से दूध को नहीं पीता है तब कालिदास उनसे कहते हैं कि अरे, आप दूध नहीं पिएंगे. दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, आपको दूध पीना होगा, ऐसी जिद नहीं चलेगी, आपको तो दूध अवश्य ही पीना ही होगा. राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी मतलब दहलीज, हम कहते हैं ना गुजराती में कहें तो अपने उमरो, और उसे दहली कहा जाता है. दहलीज में आकर द्वार के पास रुक जाता है. द्वार यानी दरवाजे के पास आ जाता है. क्षण भर यानी पल भर
वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। अर्थात जब राजपुरुष यानी राज का कोई ऐसा पुरुष है जिसका नाम था दंतुल, वह उसके दरवाजे के डेहरी पर आकर खड़ा हो जाता है और क्या देखता है कि वह कालिदास को एक हरिण शावक उसकी गोद में है और वह हरिण शावक को दूध पिला रहा है। यह पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए वह उन्हें देखता ही रहता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। अर्थात जब कालिदास को हरिण शावक को दूध पिलाते हुए पल भर में उन्हें देखता ही रहता है, तो दंतुल बढ़कर कालिदास के पास जाता है। निकट जाना यानी पास में जाना। दंतुल दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कोमल यानी मुलायम, कोमल का अर्थ होता है मुलायम। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। आसन मतलब बैठने का स्थान, जहाँ पर वस्त्र या बैठने की जो स्थान होता है उसे आप आसन कहते हैं या आपके आसन कह सकते हैं। दंतुल आगे बढ़कर कालिदास से कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को, कोमल यानी मुलायम, कोमल यानी मुलायम मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। जैसे ही दंतुल के द्वारा यह शब्द बोले जाते हैं कि इस हरिण शावक, कैसा था हरिण शावक, घायल था, उसे मरहम लगाकर कालिदास ने उसकी पीड़ा को कम किया था और वह उस भूखे हरिण शावक को दूध पिला रहा था। तब दंतुल आकर दोनों को चौंका देता है और कहता है, इतना मुलायम शरीर है और इसके और ज़्यादा दूध पिलाकर तुम इसके मुलायम शरीर को और उसके मांस को और ज़्यादा मुलायम करना चाहते हो। जब दंतुल के द्वारा यह वाक्य बोले जाते हैं तो कालिदास के साथ साथ मल्लिका दोनों चौंक जाते हैं और मल्लिका है उस हरिण के बच्चे को लेकर एकदम से पीछे हट जाती है और कालिदास है वो दूध के पात्र को एक आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं हैं। परिचित मतलब जाने पहचाने, अर्थात हम दोनों की कोई पहचान नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित के घर, मतलब जिसे आप जानते नहीं हो उसे कहा जाता है अपरिचित। घर में आने का साहस यानी हिम्मत कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर यानी यहाँ पर तरफ देखता है, फिर कालिदास की ओर। जब कालिदास ने दंतुल से वाक्य कहे तो दंतुल कालिदास दंतुल से कहते हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अर्थात हम दोनों का एक दूसरे से परिचय है। तो क्या कोई अपरिचित व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति, किसी के घर में आने की हिम्मत कर सकता है जो तुमने की है? दंतुल एक बार, अर्थात दंतुल पहले मल्लिका को देखता है और उसके बाद कालिदास को देखता है, परंतु किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी भी परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत, बाण मतलब तीर और आहत मतलब घायल, हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच यानी झिझक नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार यानी दरवाजे तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह मतलब निशान बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता?
अनुसरण करना यानी पीछे पीछे चलना। कालिदास की बातों को सुनकर दंतुल उससे कहता है कि सही बात है, यह कैसे प्रश्न तुम पूछ रहे हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो मेरे तीर से घायल हुआ हिरण का जो बच्चा है उसे तुम क्यों उठाकर लेकर आए? तुम्हें थोड़ा बहुत संकोच अर्थात झिझक नहीं हुई कि किसी और के द्वारा किया गया शिकार है, उस शिकार को उठाकर तुम अपने पास लेकर आए और तुम्हें जरा भी झिझक नहीं हुई उस शिकार को उठाते हुए? और कहता है कि ये तो अच्छी बात हुई कि हरिण शावक के शरीर से रक्त बिंदु अर्थात खून टपक रहा था और उस खून टपकते हुए खून के पीछे पीछे बिंदुओं के पीछे पीछे मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया हूँ। ये तो अच्छी बात है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, पानी नहीं गिरा है, इसलिए मैं उन बिंदुओं का पीछा करते करते तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच पाया हूँ। अन्यथा यदि पानी गिर जाता तो मैं तुम्हारे घर तक अपने शिकार को लेने के लिए पहुंच ही नहीं पाता। कालिदास दंतुल की बातें सुनकर और उसे देखकर कहते हैं, देख रहा हूँ कि तुम इस देश के निवासी नहीं हो, इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। अर्थात निवासी मतलब यहाँ के रहने वाले, निवासी अर्थात यहाँ के रहने वाले नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी अर्थात उसे व्यंग्यात्मक मतलब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। दृष्टि यानी नज़र और प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय है। वेशभूषा मतलब उसका जो पहनावा है वह इस बात का परिचय है, मतलब उसका परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट यानी मस्तक पर रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक मतलब हस्तरेखा या ज्योतिष के जो ज्ञान होता का भी अभ्यास करते हो। जब दंतुल को कालिदास ने कहा कि तुम इस देश के रहने वाले, इस प्रदेश के रहने वाले नहीं लगते हो, तब दंतुल एक चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता है और कालिदास से कहता है कि मेरा परिचय, मेरी वेशभूषा अर्थात मेरा जो पहनावा है उसे देखकर ही तुम मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। सचमुच तुम्हारी नज़र की दाद देनी पड़ेगी, अर्थात तुम्हारी नज़र बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हारी नज़र की प्रशंसा करता हूँ कि तुमने मुझे पहचाना कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तब कालिदास उसे प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मैं तुम्हारी पहनावे को देखकर ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ के निवासी हो। तो फिर दंतुल प्रत्युत्तर में पूछता है कि तुमने क्या ऐसा देखा कि क्या तुम मेरे माथे पर मेरी रेखाएं हैं उसे पढ़कर कह रहे हो कि मैं इस प्रदेश का निवासी नहीं हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम चोरी करना तो जानते ही हो, साथ साथ तुम ज्योतिष की विद्या भी जानते हो, उसका भी तुमने अभ्यास किया है, जिसके कारण तुम इस बात को कह रहे हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, अर्थात मल्लिका को दंतुल की बात का बुरा लगता है और वह कुछ आगे आकर कहना चाहती है। मल्लिका को जब दंतुल की बात बुरी लगती है और वह आगे आकर मल्लिका दंतुल से कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाना यानी कलंक लगाना, कलंक लगाते हुए लज्जा यानी शर्म नहीं आती? दंतुल उससे कहता है, क्षमा चाहता हूँ अर्थात माफ़ी चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत यानी घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, अर्थात यह मेरा है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? जब मल्लिका के द्वारा दंतुल से कहा जाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किस पर ऐसा कलंक लगा रहे हो, तो दंतुल उनसे कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जिस हरिण शावक को आप अपने
हाथों में लिए हुए है वह मेरे ही तीर से घायल हुआ है, अर्थात इस पर मेरा अधिकार है, तो मुझे मेरी संपत्ति अर्थात जायदाद जो कहा जाता है, पर यहाँ पर संपत्ति किसे कहा गया है? हरिण शावक को, उसे मुझे आप लौटा देंगी। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट यानी शिकार नहीं होता। राजपुरुष, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त होना यानी काफ़ी है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। अपराधी मतलब गुनाहगार या दोषी ना माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? ग्रामीण युवक यानी गांव के युवक। दंतुल ने उससे कहा कि राजपुरुष अर्थात जो राजा का पुरुष होता है, राजपुरुष, तो उसने जो गुनाह किया है उसका निर्णय अर्थात उसका फैसला क्या गांव के लोग करेंगे, और वो भी ग्रामीण युवक। अपराध और न्याय क्या होता है इसके अर्थ भी इन लोग जानते हैं। यह बात दंतुल के द्वारा कही जाती है। कालिदास प्रत्युत्तर में कहते हैं, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास ने दंतुल से क्या कहा कि शब्द और अर्थ मतलब उसका जो मीनिंग होता है, यह केवल राजाओं के या राजघराने के पुरुषों की ही जायदाद है। यह जानकर तो सचमुच बड़े अचरज की बात है कि अभी तक तो मैं समझ रहा था कि हर कोई शब्द बोल सकता है और उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकता है, परंतु आज मुझे यह पता चला कि यह तो राजघराना के राजपुरुषों की ही संपत्ति माना गया है। जब कालिदास के द्वारा इस तरह से बात की जाती है तब दंतुल उनसे कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पढ़ते हो। जान पढ़ना मतलब दिखाई देना या पता चलना, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पावत्य यानी पवित्र भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पावत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। सजाती मतलब एक ही जाति का होना। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। सौंप देना मतलब दे देना। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तरण, तलप यानी शैया, बिस्तर, बिछोना, और आस्तरण का अर्थ भी बिछोना होता है, पर लेटा दो। अंबिका सहसा अंदर आती है। सहसा मतलब अचानक, एकाएक। सहसा मतलब अचानक, एकाएक अंदर चली जाती है। मल्लिका दंतुल से कहती है और उसे रोकती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। हठ करना यानी जिद करना। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। निशस्त्र मतलब निहत्था, बिना किसी हथियार के, चिंता नहीं करेंगे। जब मल्लिका उस राजपुरुष दंतुल को रोकती है और कहती है कि तुम इस हिरण के बच्चे के लिए जिद मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये हक है कि तुमने जिस का शिकार किया है उसे पाना तुम अपना अधिकार समझते हो, परंतु उनके लिए अर्थात कालिदास के लिए यह संवेदना का, सहानुभूति का प्रश्न है। कालिदास है, तुम्हारे पास शस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र से डरेंगे नहीं और वह उस हरिण शावक के लिए अवश्य लड़ेंगे। यहाँ पर मल्लिका ने ऐसा कहा है कि तुम्हारे लिए अधिकार का प्रश्न है और कालिदास के लिए संवेदना का। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जब शिकार करता है और
कोई व्यक्ति किसी को बचाता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। शिकारी शिकार करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उसे अपना शौक मानता है, उसे अपना मनोरंजन मानता है और यह खुश होता है कि किस तरह उसने उसका शिकार किया। उस शिकार को करने में वो अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, अपने साहस समझता है कि आज उसने कितना बड़ा कार्य किया है। उसके ठीक विपरीत जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वह किसी भी घायल इंसान हो या जानवर को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और पीड़ा का अनुभव करता है। वह हर एक प्रयास करके उस घायल पशु को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। क्यों? क्योंकि वह उनकी पीड़ा को देख नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा वह अपना अधिकार नहीं जताता बल्कि अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति के द्वारा उन्हें बचाने की कोशिश करता है। परंतु जो शिकारी होते हैं, शिकार करने वाले होते हैं, वह उस पर अपना अधिकार समझते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए अधिकार का और कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न है। जब दंतुल मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनता है तो उसे क्या आश्चर्य होता है। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हरिण शावक के लिए तर्क करना मतलब विवाद करना, तर्क करना अर्थात विवाद करना कर रहा था वह कालिदास है। जब मल्लिका के मुंह से दंतुल कालिदास का नाम सुनता है तो वह इस बात को पूरी तरह से पूछना चाहता है कि क्या वह कवि कालिदास है जिसके साथ मैं इस छोटे से हरिण शावक अर्थात हिरण के बच्चे के लिए जिद करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके साथ विवाद कर रहा हूँ। मल्लिका उनसे कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कवि कालिदास है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनीय की राजसभा, राजसभा मतलब राज की सभा, यहाँ पर यह तत्पुरुष समास है। राज की सभा, राजा की सभा का प्रत्येक मतलब हरेक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनीय की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की मतलब तारीफ की है। इसीलिए आज उज्जैनीय की का राज्य ऋतु संहार के लिए लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। राजकवि यानी राजा का कवि, राज का कवि। आचार्य बर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनीय से यहाँ आए हैं। मल्लिका, उज्जैनीय सुनकर, मल्लिका सुनकर स्तंभित हो जाती है। स्तंभित हो जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाती है। मल्लिका, उज्जैनीय की राजसभा उन्हें सम्मान देना चाहती है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है मतलब मुझे दुख है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता मतलब उद्दंडता से अर्थात खराब, अशिष्टता मतलब असभ्यता या उद्दंडता का व्यवहार किया है। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। क्षमा मांगना यानी माफ़ी मांगना। जब दंतुल को पता चलता है कि यह कवि कालिदास हैं और इस बात के बारे में जब मल्लिका को पता चलता है कि उज्जैन की पूरी राजसभा है वह कवि कालिदास को जानती है तो उसे आश्चर्य होता है। वह दंतुल से पूछती है कि उज्जैनीय की राजसभा कालिदास को किस तरह से पहचानती है। तब दंतुल उनसे कहता है कि यह ऋतु संहार के लेखक हैं। स्वयं सम्राट ने उनके इस ग्रंथ को पढ़ा है और उनकी खूब ज़्यादा तारीफ की है और इन्हें ग्रंथ ऋतु संहार इतना ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए वह कालिदास का सम्मान तो करना ही चाहते हैं परंतु उन्हें राजकवि भी घोषित करना चाहते हैं अर्थात राजकवि के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए मैं उन्हें यह बात बताने आया हूँ। परंतु यह क्या, मैं तो उनके साथ
असभ्यतापूर्ण व्यवहार किया है, मुझे उनके पास जाकर स्वयं माफ़ी मांगनी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।